ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के कुछ दिन में जो गतिविधियां हुई, भारत की सरकार की तरफ से जो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आई वो ये थी कि पाकिस्तान के समर्थन में चीन के सवाए तुर्की, एक बड़ा महत्वपूर्ण देश, उसके साथ खड़ा रहा, जिसने कूटनीतिक लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर उसका सहयोग किया, नेवल लेवल पर उसको सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी बात, उसने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए, जिन ड्रोन्स का पूरा प्रयोग पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि टर्की एक ऐसी कंट्री है जो पाकिस्तान के साथ इस समय आयरन पिलर बन के खड़ी है। टर्की का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो क्यों आज की डेट में भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान जैसे देश के साथ खड़ी है? आज के इस वीडियो में टर्की के इस एम्बिशन को, टर्की पाकिस्तान के इस रिलेशनशिप को, और भारत के ऊपर ये एक नया कैसे सिक्योरिटी थ्रेट और एक डिप्लोमेटिक थ्रेट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पर शुरुआत में सबसे पहले जो चीज़ जाननी है वो ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको बड़े लंबे समय से, लगभग पिछले 70 सालों से, सऊदी अरब नाम के देश से बहुत गहरा सहयोग मिला करता था। सऊदी अरब हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन 2 कारणों से करता था। उसमें सबसे पहला कारण था कि सऊदी अरेबिया को ये लगता था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, साउथ एशिया में एक इकलौता इस्लामिक देश है जिसका समर्थन हमें करना चाहिए, जिसके तहत हमारी पावर का भी जो प्रोजेक्शन है साउथ एशिया में वो बना रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था कि पाकिस्तान के अंदर उस समय बहुत सारी लेबर थी, जो लेबर सऊदी अरब जाती थी। सऊदी अरब के ऑयल फील्ड्स में, तेल के कुओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में वो वहाँ पर जाकर काम करके लेबरगिरी करते थे। बहुत लंबे समय तक सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को इकोनॉमिक एड भी दिया। इस इकोनॉमिक एड का अगर हम एक कंपोनेंट की चर्चा करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस इकोनॉमिक एड के तहत एक बार तो उन्होंने इनके न्यूक्लियर वेपन के लिए भी पैसा दिया। आज अगर पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर बम है तो ये मानना बिल्कुल सही है कि उस न्यूक्लियर बम में सऊदी अरेबिया के भी कई अरबों रुपए लगे हुए हैं। लेकिन बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान का समर्थन करके, पहली बात तो सऊदी अरेबिया को कुछ खास रिटर्न में नहीं मिला। दूसरा, सऊदी अरेबिया का जो ओवरऑल मोटिव हमेशा से था कि हम केवल भारत के साथ एक व्यापारिक तौर पर तेल का रिश्ता रखेंगे, लेकिन आइडियोलॉजिकल लेवल पर, विचारधारा के लेवल पर पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, ये लंबे समय तक चीज़ चली नहीं। क्योंकि 1990 के दशक के बाद जब से लिबरलाइजेशन हुई, ग्लोबलाइजेशन भी आया, भारत की अर्थव्यवस्था भी खुली, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश करी। उस समय बहुत सारे भारत के स्किल्ड नागरिक बहुत बड़ी मात्रा में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया जाने लगे। सऊदी अरेबिया में जाकर उन्होंने वहाँ पर तेल के सवाए दूसरे व्यापारों में सऊदी अरब की मदद करी। मोहम्मद बिन सलमान जब से सऊदी अरेबिया में आया और जब से उसने कमान संभाली, 2015-16 के बाद सऊदी अरेबिया में एक बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उस ट्रांसफॉर्मेशन में भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का बहुत बड़ा रोल भी था कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत भारत ने सऊदी अरेबिया में अपनी एक नई प्रेजेंस बनाई। मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसा व्यक्ति था, जब वो सऊदी अरेबिया में आया तो उसने एक निर्णय ये लिया कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को सऊदी अरब की लॉन्ग रन में, आने वाले 50 सालों में तेल के भरोसे नहीं चला सकते। विश्व में क्लाइमेट चेंज की समस्या है, सारे देश तेल का विकल्प ढूंढ रहे हैं। तेल के ऊपर यदि हम अड़े रहे तो हमारी अर्थव्यवस्था अगले 20-30 सालों में ठप हो जाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरेबिया के इस नए लीडर मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन को डेवलप किया जिसके तहत वो सऊदी अरेबिया को तेल के वैकल्पिक तौर पर एक नई अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है। उसमें अब चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सऊदी अरेबिया विश्व का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब हो, जिस नज़रिए से आज की डेट में मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया को देखता है, उसमें पाकिस्तान कम और भारत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बैठता है। भारत ने इस चीज़ का एडवांटेज भी लिया। भारत ने जो ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थिक तौर पर जो विचारधारा सऊदी अरब की बदल रही थी, उस बदलती विचारधारा में अपने हाथ को भी डुबोकर सऊदी अरेबिया के साथ सहयोग बनाने की कूटनीतिक लेवल पर पूरी कोशिश करी। जैसे ही सऊदी अरब ने और भारत ने मिलकर एक कूटनीतिक लेवल पर, अर्थव्यवस्था के लेवल पर तेल के वैकल्पिक तौर पर एक रिश्ते को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, इस दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन जो दोनों देशों के रिश्ते में आया वो ये था कि भारत ने एक कंडीशन रखी। भारत ने कहा कि देखो सऊदी अरब, हमें तुमसे लिटरली कोई तकलीफ नहीं, हमें सिर्फ ये है कि यदि आप चाहते हो कि आपकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में और आपको एक तेल के वैकल्पिक तौर पर एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अगर हम मदद
करना चाहें तो हमारा आपसे सिर्फ एक ही आग्रह ये है कि आप अपनी नीति जो है खास करके कश्मीर के मुद्दे को लेकर बदलिए। भारत ने कश्मीर के मुद्दे की चर्चा इस रीज़न से करी क्योंकि सऊदी अरब बड़े लंबे समय से पाकिस्तान के विचारधारा के तौर पर समर्थन करते हुए उसकी इस्लामिक विचारधारा के साथ साथ कश्मीर के मसले पर भी वो पाकिस्तान के साथ सहयोग में पाया जाता था। सऊदी अरेबिया को हमेशा ये लगता था कि पाकिस्तान का रवैया कश्मीर को लेकर और उसकी नीति कश्मीर को लेकर बिल्कुल सही है। इसी रीज़न से आप देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ नाम का जो एक संगठन OIC है, उस संगठन में बड़े लंबे समय तक पाकिस्तान ने अपना दबदबा बनाने की कोशिश करी। लेकिन क्योंकि जब सऊदी अरेबिया में एक नया चेंज आया और एक लीडर के आने के बाद जो एक बदलाव देखने को सऊदी अरब में मिला, जिसके तहत भारत ने अपने आप को एक रीपोजिशन करके सऊदी अरेबिया में नई इमेज बनाने की कोशिश करी, उस दौरान भारत ने एक कंडीशन ये रखी कि आपको अपनी कश्मीर की नीति बदलनी होगी। और हमने उनको समझाया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्या है। समस्या केवल ये है कि इन्होंने इल्लीगल तरीके से हमारा कश्मीर ऑक्यूपाई करके रखा है, और अगर समस्या ये है तो उसका हल सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को वो पूरा का पूरा इल्लीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत को वापस देना ही होगा। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने विचारधारा के तहत जो वो संबंध पाकिस्तान के साथ बना के बैठा था, उसको एक रीथिंकिंग के दौर में लेकर आया। उसको भी ये समझ आया कि हमने जितना भी आज की डेट में अर्थव्यवस्था के लेवल पर, पैसे के लेवल पर पाकिस्तान जैसे देश का समर्थन किया है, उससे सऊदी अरब को सवाई लेबर के और कोई फ़ायदा मिला नहीं। और आज सऊदी अरेबिया को लेबर नहीं बल्कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जो भारत के पास है। इसी रीज़न से आप देखिए कि जब अनुच्छेद 370 2019 में भारत ने हटाया तो उस समय सऊदी अरब एक ऐसा देश था जिसने पाकिस्तान का समर्थन कश्मीर के मुद्दे पर नहीं किया। और ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट, टर्निंग पॉइंट था भारत और सऊदी अरब के रिलेशंस में, क्योंकि जब भारत ने सऊदी अरब को अपने कंट्रोल में लिया और अनुच्छेद 370 के बाद जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया और सऊदी अरेबिया ने फोकस किया कि किस प्रकार से वो व्यापारिक तौर पर, वो किस प्रकार से एक अर्थव्यवस्था के तौर पर और तेल के विकल्प में भारत के साथ खड़ा है, उसने एक मैसेज पाकिस्तान को ये दे दिया कि हमारे पास पाकिस्तान को लेकर अब एक इकोनॉमिक फैटीग हो चुका है। इकोनॉमिक फैटीग का मतलब है कि हम आपको अर्थव्यवस्था के तौर पर, पैसे के तौर पर दे देकर और विचारधारा की लड़ाई आपके साथ सपोर्ट कर 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 थक गए हैं। हमें अपने भविष्य को देखना है, जो भविष्य हमें पाकिस्तान से नहीं दिखता। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो एक आइडियोलॉजिकल स्पेस यहाँ पर खाली हुई, जो पाकिस्तान को एक आइडियोलॉजिकल बैकिंग पहली बात तो हमेशा से सऊदी अरब देता आया था, जब वो स्पेस धीरे धीरे घटी तब से 2019 से एक कॉन्सर्टेड अटेम्प्ट के तहत इस विचारधारा की स्पेस को पहली बात तो तुर्की ने पकड़ा। अब सवाल ये उठता है कि तुर्की यहाँ पर क्यों आया। उस पॉइंट पर आने से पहले आपको एक चीज़ और समझनी है। पाकिस्तान हमेशा से अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी आइडेंटिटी को जस्टिफाई करता आया है एक बोगस टू नेशन थ्योरी को लेकर। एक ऐसी टू नेशन थ्योरी जिसका गठन ब्रिटिश ने किया। हमारे यहाँ के कुछ नेताओं ने उस समय अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसका समर्थन किया, और उसके तहत जब देश का बंटवारा हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने ये जो टू नेशन थ्योरी को इवेंचुअली एक्सेप्ट कर कर अपनी पूरी आइडेंटिटी डेवलप करी। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने आप की आइडेंटिटी, यदि अगर उससे कोई पूछे कि आपकी विश्व में, पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में एक आइडेंटिटी क्या है, तो वो अपने आप को ना तो एक साउथ एशिया का देश बता पाता है, ना ही वो अपने आप को एक वेस्ट एशिया का देश बता पाता है। और वहाँ के लोग आज की डेट में ये तक एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि आज वो पहले पाकिस्तानी हैं या पहले मुसलमान हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में टू नेशन थ्योरी और ये विचारधारा उसका एक आखिरी विकल्प बचता है। इस कॉन्टेक्स्ट में तुर्की यहाँ पर रेलेवेंट होता है। अब समझिए क्यों। क्योंकि तुर्की और सऊदी अरब के बीच में बड़े लंबे समय से एक क्लैश चल रहा है। क्लैश का कारण सिंपल है। कारण ये है कि सऊदी अरब सुन्नी मुसलमान देश है। उसने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के तहत बाकी अन्य सुन्नी मुसलमान देश जो मिडल ईस्ट में हैं, ईरान को छोड़कर, उनके साथ अपना दबदबा बनाकर एक संगठन के तहत एक ग्रुप बना रखा है जिससे कि वो अपनी पावर को डिस्प्ले करता है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर एक ऐसा देश है जो कि मिडल ईस्ट में नहीं आता, आता है मेडिटेरेनियन रीजन में, आता है यूरोप की बाउंड्री में, जिसका नाम है तुर्की। लेकिन वो भी एक सुन्नी मुसलमान देश है और उसका अपना इतिहास है एक ओटोमन एम्पायर का, जो कि एक 15वीं
सदी में इतना बड़ा एम्पायर था कि एक पॉइंट पर पूरे वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट पर जब सऊदी अरेबिया का नामो निशान नहीं होता था, तब उस समय वो ओटोमन एम्पायर जो है इस पूरे एरिया पे अपना दबदबा बनाकर रूल करता था। आज तुर्की के अंदर का जो रूलर उनका अर्दोगान है, उस रूलर ने इस ओटोमन एम्पायर की लेगेसी को रिवाइव करने की एक मुहिम बनाई हुई है। ओटोमन एम्पायर के तहत जो ओटोमन सुल्तान होते थे वो सबसे पहले किसी भी प्रकार के डिसेंट को, यानी कि कोई अपोजिंग वॉइस को सपोर्ट नहीं करते थे। आज सुल्तान एर्दोगान जो तुर्की में है, ये सुल्तान एर्दोगान भी उसी प्रकार से, पहली बात तो एक डेमोक्रेटिक तुर्की के अंदर एक अथॉरिटेरियन रिजीम चलाता है। वो पहली बात तो सारे के सारे डिसेंट को सप्रेस करता है। उसने एक अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी पूरे तुर्की में बना रखी है। और जो तुर्की के अंदर एर्दोगान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी AKP, उस पार्टी के तहत वो ये इंश्योर करता है कि किस प्रकार से सारे तुर्की के लोगों के प्रतीक भी जो एक सेकुलर भावना पिछले 100 सालों से तुर्की के लोगों में इंस्टिल की गई थी, उसको इरेज करके एक ओटोमन एम्पायर की हिस्टोरिकल लेगेसी की भावना को वो इम्पोज कर रहा है। आज तुर्की के अंदर एक पूरे के पूरे सोसाइटी में एक अंडर करंट ये चल रहा है कि तुर्की एक ग्लोबल मुसलमानों का डिफेंडर है, और सुल्तान एर्दोगान आज की डेट में तुर्की को एक ओटोमन एम्पायर के रिवाइवल की लेगेसी की ओर ले जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि आज अगर मान लीजिए सऊदी अरेबिया, अगर हम उसको देखें तो यदि सऊदी अरेबिया के पास मक्का और मदीना जो इस्लाम की 2 सबसे बड़ी होली साइट्स हैं, यदि वो सऊदी अरेबिया की टेरिटरी में हैं, तो पहली बात तुर्की के पास समस्या ये है कि वो अपने आप को यदि सुन्नी मुसलमानों का लीडर पोर्ट्रे करना चाहे तो उसके पास कोई प्रकार की टेरिटरी तो है नहीं। अब अगर आप इस्लाम की 3 सबसे महत्वपूर्ण साइट्स को देखें, जिसमें से सबसे पहली है मक्का और दूसरी है मदीना, क्योंकि ये दोनों तो सऊदी अरेबिया में है, लेकिन जो तीसरी साइट है अल-अक्सा, वो है जेरूसलम में। और अल-अक्सा और इस जेरूसलम की बेसिकली जो लड़ाई लड़ रहा है संगठन, उस संगठन का नाम है हरकत अल मुकवामा अल इस्लामिया उर्फ हमास। इसी रीज़न से अब आप समझने की कोशिश कीजिए, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि तुर्की आज एक अपने आप को जब ग्लोबल मुस्लिम्स का डिफेंडर कहता है तो पहली बात वो हमास के साथ क्यों खड़ा है, क्योंकि वो हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नज़रिए से नहीं देखता। हमास उसके लिए एक बेसिकली फ्रीडम स्ट्रगल को लड़ने वाला एक ग्रुप है। वो एक ऐसा ग्रुप है जो इजराइल ज़ायोनिस्ट एंटिटी से एक लिबरेशन प्राप्त करके अल-अक्सा जो इस्लाम की 3rd होलीएस्ट साइट है उस पे कंट्रोल जेरूसलम में पाना चाहता है। इसी रीज़न से समर्थन के तहत आप अगर देखें तो तुर्की हमास के लीडर्स को अपने टेरिटरी में बुलाता है, हमास के लीडर्स को ट्रेनिंग देता है, हमास को फाइनेंशियल फंडिंग करता है और हमास को एक लिबरेशन स्ट्रगल के रूप में देखता है। हमास को वो एक लिबरेशन मूवमेंट के नज़रिए से देखता है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के बाकी अन्य मिडिल ईस्ट के देश और बेसिकली तुर्की के बीच में एक डिफरेंस पैदा होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आज सऊदी अरेबिया के अंदर जो मुहिम है वो ये है कि हमें वैकल्पिक तौर पर तेल के सवाए अर्थव्यवस्था को फोकस करते हुए सऊदी अरेबिया को एक नई आइडेंटिटी देनी है। इस रीज़न से आप देखिए कि जब हमास आज की डेट में इजराइल के ऊपर हमला करती है तो इस कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमास को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन हमास को क्रिटिसाइज़ करने के सवाए इसके बियॉन्ड उसका समर्थन नहीं करते। तो आज जो हमास का समर्थन ऐतिहासिक तौर पर, विचारधारा के तौर पर जो सऊदी अरेबिया और UAE पहले करते आए थे, क्योंकि वो स्पेस अब सऊदी अरेबिया और UAE ने छोड़ दी है, वो स्पेस यहाँ पर तुर्की ने कैप्चर करी। अब अगर आप ये वाला गेम समझे तो अब आप पाकिस्तान का भी गेम समझेंगे, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया और UAE इसी विचारधारा के तौर पर कि आज साउथ एशिया का एकमात्र मुसलमान देश हमारा पाकिस्तान है, हमें उसका समर्थन करना है। जब से सऊदी अरेबिया UAE ने पाकिस्तान का इस विचारधारा के तौर पर समर्थन पीछे छोड़ा तो ये समर्थन पे आगे कौन आया? तुर्की आया। तो आप जियोपॉलिटिक्स की गेम को समझिए। एक जगह पर हमास जो 1987 में बनी थी, जिसको इनिशियली सऊदी अरेबिया UAE समर्थन देते थे, आज सऊदी अरेबिया UAE दोनों पीछे हट चुके हैं। तो हमास का समर्थन करने के लिए कौन बचा?
एक बचा ईरान। अब आप सोचेंगे कि ये कितनी अजीब चीज़ है, क्योंकि हमास सुन्नी संगठन है और ईरान जो है वो शिया संगठन है। आज ईरान हमास का समर्थन इसलिए करता है क्योंकि ईरान शिया मुसलमान होने के तहत ये दिखाना चाहता है कि देखिए, हमें सिर्फ अपने शिया भाइयों की नहीं बल्कि सुन्नी मुसलमानों की भी उतनी ही परवाह है, क्योंकि जो अपने आप को सो कॉल्ड सुन्नी वर्ल्ड का लीडर कहता है सऊदी अरेबिया, उसको खुद तो सुन्नी मुसलमानों की और हमास की कोई परवाह नहीं। तो ये सऊदी अरेबिया को नीचे दिखाने का जो मुहिम है, इस मुहिम के तहत आज की डेट में ईरान हमास का समर्थन करता है। और सिर्फ ईरान हमास का समर्थन नहीं करता, ईरान एक शिया मुसलमान देश होकर सुन्नी संगठन हमास का समर्थन करते हुए इसी हमास का समर्थन तुर्की भी करता है। तो आप देखिए कितना प्यारा गेम बन रहा है जियोपॉलिटिकल लेवल पर, कि तुर्की एक सुन्नी देश हमास एक सुन्नी संगठन का सपोर्ट करके उसको एक लिबरेशन स्ट्रगल के नज़रिए से देखता है। तुर्की ईरान के साथ मिलकर, ईरान जो एक शिया देश है, वो हमास का समर्थन करता है ये कह के कि हमास एक बेसिकली लिबरेशन मूवमेंट है जो सुन्नी मुसलमानों की है, और सुन्नी मुसलमानों का जो लीडर सऊदी अरेबिया है उसको सुन्नी मुसलमानों का कुछ लेना देना नहीं। इस रीज़न से उन सुन्नी मुसलमानों के लिए भी हम खड़े हैं। यहाँ पर बनता है तुर्की ईरान का एक्सिस, और ये तुर्की ईरान का एक्सिस सिर्फ आज की डेट में पहली बात हमास को समर्थन नहीं करता। अब आप समझ गए कि यही तुर्की आज की डेट में पाकिस्तान का कश्मीर के मूवमेंट को लेकर समर्थन क्यों करता है। अब आप समझे होंगे एक पॉइंट, अगर आपने ये जियोपॉलिटिक्स समझी कि आज से 1.5 महीना पहले हमास के लोग पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में आकर इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में गए, और इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर हमास के लोगों ने वहाँ पर उन कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ, उन कश्मीरी तंजीमों के साथ, लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद जैसे संगठनों के साथ मुलाकात करी। क्यों? क्योंकि तुर्की हमास का समर्थन करता है। हमास और कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप्स को तुर्की साथ लाना चाहता है, क्योंकि अगर ये दोनों साथ आ जाएंगे तो इसके बाद तीसरा जो मुसलमान सप्रेस हो रहा है रोहिंग्या, उस रोहिंग्या मुसलमान को भी जोड़कर तुर्की आज की डेट में हमास, कश्मीरी मुसलमान और इसके साथ साथ रोहिंग्याज का ग्लोबल डिफेंडर बन जाएगा। और पूरे मुसलमान वर्ल्ड में तुर्की ये मैसेज दे पाएगा कि देखिए, जहाँ जहाँ पर मुसलमान सप्रेस हो रहा है, इस मोमेंट पर उन मुसलमानों के साथ अगर कोई देश खड़ा है तो वो केवल तुर्की है। इससे वो सऊदी अरेबिया को नीचे दिखा पाएगा कि ये जो सो कॉल्ड अपने आप को डिफेंडर कहते हैं ग्लोबल इस्लाम का, इनकी हैसियत नहीं अपने आप को ग्लोबल इस्लाम का डिफेंडर कहने की। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर हुई, इसके तहत अब ये समझना सरल होगा कि तुर्की पहली बात तो पाकिस्तान का समर्थन क्यों करता है। आई बिलीव ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दूसरे पहलू पर कि यदि तुर्की अगर पाकिस्तान का समर्थन करता है, तुर्की पाकिस्तान के तंजीम जो आज की डेट में लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद जैसे हैं, उनका समर्थन करता है, तो तुर्की पाकिस्तान की आर्मी का समर्थन करता है। इस रीज़न से तुर्की आज की डेट में नौसेना के लेवल पर पाकिस्तान की नौसेना के साथ खड़ा हुआ पाया गया। इस रीज़न से तुर्की आज की डेट में उसने ड्रोन्स दिए जो कि कश्मीर की टेरिटरी, पंजाब की टेरिटरी और अन्य शहरों के ऊपर पाकिस्तान ने हाल ही में प्रयोग किए। अब सवाल ये उठता है कि इन ड्रोन्स के तहत आफ्टर ऑल तुर्की का एम्बिशन क्या था। एक चीज़ तो स्पष्ट है कि वो बेसिकली एक विचारधारा के तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करना चाहता है। दूसरी गहरी चीज़ समझिए, ये है असली खेल। तुर्की ने आज बेसिकली जितने भी ड्रोन्स पाकिस्तान को दिए, उन ड्रोन्स को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर टेस्ट किया। उनको टेस्ट करने के लिए स्वार्म टैक्टिक्स का प्रयोग किया। स्वार्म टैक्टिक्स का मतलब मिलिट्री लैंग्वेज में होता है कि 400-500 ड्रोन एक स्वार्म में भरकर पूरे के पूरे भारत के ऊपर भेज दिए। ये 400-500 ड्रोन उन्होंने क्यों भेजे? क्योंकि पाकिस्तान का उद्देश्य तुर्की के बिहाफ पर यह था कि वो इन ड्रोन्स को टेस्ट करना चाहता था कि ये ड्रोन्स पहली बात तो भारत की एयर स्पेस को कितना ब्रीच करते हैं। दूसरी चीज़, आज जितने भी ये ड्रोन पाकिस्तान ने तुर्की से लेकर भारत के ऊपर प्रयोग किए, वो ड्रोन्स थे एसिस गार्ड सोंगर ड्रोन्स। ये सारे ड्रोन्स में कैमरे लगे हुए थे। इन कैमराओं के तहत क्या हो रहा था कि जब ये ड्रोन भारत की एयर स्पेस में आता था तो एक लाइव कैमरा के थ्रू फीड पूरी की पूरी पाकिस्तान के एक कमरे में एक मिलिट्री के ऑफिसर के पास बन रही थी। वो अलग बात है कि जैसे ही ये ड्रोन भारत के अंदर घुसता था, भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरा का पूरा, उसमें आज की डेट में अगर हम देखें तो वो चाहे बराक 8 हो, S-400 हो या आकाश हो, ये तीनों ने मिलकर उस ड्रोन को तोड़ा ज़रूर। लेकिन दो चीज़ों पर गौर कीजिए कि जब ये ड्रोन भारत में घुसा और जितनी देर में हमारा रिएक्शन एक्टिवेट हुआ
वो चाहे S-400 बराक 8 का या आकाश का था, उतनी देर में जो लाइव फीड बनी वो ड्रोन को तोड़ने के बावजूद भी लाइव फीड एक ग्राउंड स्टेशन में पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड हो गई। दूसरी चीज, पाकिस्तान ने इस पर्टिकुलर टैक्टिक के तहत एक चीज जरूर अचीव करी तुर्की के ड्रोन्स के थ्रू, कि उसने भारत का रिएक्शन टाइम और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में कहाँ कहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स थे वो एनालाइज करे। ब्लाइंड स्पॉट्स कैसे? मान लीजिए कि एक ड्रोन पाकिस्तान से चलता हुआ चंडी मंदिर तक आया चंडीगढ़ में, और ये हुआ है, चंडी मंदिर में जो हमारा कैंटोनमेंट है उसके ऊपर तक ड्रोन्स आए, यानी कि ये जो पूरी टेरिटरी थी भारत की, ऑल द मोर पाकिस्तान की टेरिटरी से होते हुए चंडी मंदिर तक 200-250-300 किलोमीटर की जो टेरिटरी है, उस पूरी टेरिटरी का एक मैप पाकिस्तान के पास बन गया कि इस एरिया में इनके बेसिकली काउंटर एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो कामयाब तब तक नहीं हुए जब तक एक काउंटर एयर डिफेंस सिस्टम ने हमें लोकेट करके गिराया नहीं। तो यहाँ पर उद्देश्य सिंपल था, तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए, ड्रोन्स पाकिस्तान ने प्रयोग किए, ड्रोन्स प्रयोग करके पाकिस्तान ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स का स्ट्रेस टेस्ट किया, ड्रोन्स का प्रयोग करके उसने हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, उसने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स का रिएक्शन टाइम ऑब्जर्व किया। अब इन ड्रोन्स के डेटा के थ्रू तुर्की जो है इन डेटा को लेकर अपने ड्रोन्स को एसिस गार्ड सोंगर ड्रोन्स को मॉडिफाई करेगा। आज उसने एसिस गार्ड सोंगर ड्रोन्स का प्रयोग किया। ये ड्रोन्स का ऑब्जेक्टिव था कि किस प्रकार से वो डिटेक्ट करके हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स को, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को आइडेंटिफाई करे। यही डेटा का एनालिसिस करके तुर्की जो उसके पास अगले सेट ऑफ ड्रोन्स हैं जो बायरक्तर TB2, बायरक्तर TB3 ड्रोन्स हैं, अब वो बायरक्तर TB2, TB3 ड्रोन्स में, एकिंची ड्रोन्स में इस डेटा का प्रयोग करके उन ड्रोन्स को और मॉडिफाई करेगा। और ध्यान दीजिए कि तुर्की ने पाकिस्तान को ये ड्रोन्स देकर, इन ड्रोन्स का प्रयोग कर कर, इन ड्रोन्स के थ्रू डेटा कैप्चर करके, इस ड्रोन के डेटा का एनालिसिस करके अब जो अपने ड्रोन्स के नए वाले बायरक्तर TB2, बायरक्तर TB3 और एकिंची ड्रोन्स को मॉडिफाई करना है, उन ड्रोन्स को मॉडिफाई करके तुर्की के पास एक नई साउथ एशिया की मार्केट का एक्सेस मिलेगा। तुर्की आज की डेट में एसिस गार्ड सोंगर ड्रोन, बायरक्तर TB2, बायरक्तर TB3, एकिंची ड्रोन्स किसी दूसरे देश में बेचेगा तो वो ये बोल के बेचेगा कि देखिए इन ड्रोन्स के पास एक ताकत है कि ये ब्लाइंड स्पॉट्स को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को असेस करके, आइडेंटिफाई करके लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसने कश्मीर से लेकर, पंजाब से लेकर राजस्थान से गुजरात तक अचीव किया है। तुर्की का साउथ एशिया में घुसना, तुर्की का पाकिस्तान का प्रयोग करके साउथ एशिया में एक मिलिट्री मार्केट ढूंढना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तुर्की इस समय एक बड़े लंबे समय से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का मेंबर है। तुर्की ने जब नेटो ज्वाइन किया था तो वो लंबे समय तक नेटो का हिस्सा तो रहा, लेकिन 1990 के दशक में जब नेटो के लोगों ने यूरोप के बाकी देशों को बोला कि अब आप एक यूरोपियन संघ बना लीजिए जिसको आज हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं, तो उन यूरोपियन यूनियन के देशों ने सबसे पहले बोला कि ये तुर्की जो नेटो का मेंबर है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं बनेगा। तुर्की के साथ सबसे बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस ये है कि वो यूरोप के बॉर्डर पर है, वो यूरोप का बिल्कुल एंट्री पॉइंट है, नेटो का मेंबर है लेकिन यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। इस रीज़न से तुर्की अपनी डिपेंडेंस नेटो पे घटाना चाहता है। इस रीज़न से तुर्की आज की डेट में हर एक उस कंट्री से एंगेज करता है जिसके नेटो मतलब अमेरिका के साथ रिश्ते खराब हों। अब आप समझे कि तुर्की और ईरान क्यों कोलैबोरेट करते हैं, अब आप समझे कि तुर्की और रशिया क्यों कोलैबोरेट करते हैं, और अब आप समझ रहे होंगे कि तुर्की और चाइना क्यों कोलैबोरेट करते हैं। तो तुर्की का एम्बिशन ये है कि वो अपनी नेटो से डिपेंडेंस घटाए, साउथ एशिया की मार्केट में घुसे। दूसरा, इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के तहत उसने टेस्टिंग ग्राउंड का प्रयोग करके जो ड्रोन्स के अंदर अब इनोवेशंस करने हैं वो करे। और चौथा, तुर्की आज की डेट में ओटोमन एम्पायर की लेगेसी को रिवाइव करते हुए ये चाहता है कि किसी भी तरीके से हम ग्लोबल मुस्लिम कॉज का एक डिफेंडर बने। इसी रीज़न से आप देखिए कि जो ग्लोबल मुस्लिम कॉज है जिसके तहत ये बात बोली जाती है कि तुर्की आज की डेट में हमास का समर्थन, कश्मीरियों का समर्थन, खास करके वो जो पाकिस्तानी कश्मीरी इल्लीगली रह रहे हैं उनका समर्थन, और आखिर में रोहिंग्यास का समर्थन,
ये करके तुर्की एक विचारधारा के तौर पर भी गेम खेल रहा है और बाकी गेम्स भी खेल रहा है एक नई मिलिट्री मार्केट के तहत। आई होप इस वीडियो के बाद पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स, मिडल ईस्ट, तुर्की पाकिस्तान, ये सब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। कमेंट में लिखकर अपनी राय ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। धन्यवाद।